Hello friends, welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated 17th June. And if you are liking this analysis, then please like, share and subscribe. And if you want to join the Telegram group of UPSC Analyzer, then you can join. Link is in the description box. यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है, गवर्नमेंट रेजेस अग्निपथ अपर एज टू 23 फॉर दिस ईयर आफ्टर प्रोटेस्ट। अग्निपथ स्कीम के बारे में हमने डिस्कस किया था, जिसमें कि यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी के लिए एज है वो है 17.5 साल से 21 साल। तो प्रोटेस्ट देखने को मिले क्योंकि लास्ट 2 ईयर से कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है, जिसकी वजह से जो 2 साल पहले लोग यहाँ पर 21 साल के थे वो अब 23 साल के हो चुके हैं। क्योंकि लास्ट 2 ईयर से रिक्रूटमेंट नहीं हुआ तो बेसिकली वो इस स्कीम के अंतर्गत उनका रिक्रूटमेंट नहीं हो सकता था। इसीलिए यहाँ पर गवर्नमेंट ने 2 ईयर्स रिलैक्सेशन दिया है, लेकिन वो सिर्फ इस ईयर के रिक्रूटमेंट के लिए दिया है। तो जो 2 ईयर का रिलैक्सेशन है वो सिर्फ इस साल के रिक्रूटमेंट के लिए है, उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा। तो द सेंटर अनाउंस्ड अ 2-year रिलैक्सेशन इन द अपर एज लिमिट फॉर द स्कीम दिस ईयर सिंस देयर वाज नो recruitment in the services during the last 2 years. Under the original scheme, only aspirants between 17.5 years and 21 years of age are eligible for recruitment, लेकिन इस साल के लिए यहाँ पर 2 साल का रिलैक्सेशन दे दिया गया है। तो अपर एज लिमिट फॉर द रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर अग्निपथ स्कीम फॉर 2022 इज इंक्रीज्ड टू 23 ईयर्स। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं बिहाइंड प्रोटेस्ट टेम्पररी स्टेंट नो पेंशन और हेल्थ बेनिफिट। अब क्यों प्रोटेस्ट किया जा रहा है? बेसिकली तो प्रोटेस्ट का रीज़न यही है कि यहाँ पर लॉन्ग टर्म पेंशन नहीं दी जाएगी और यहाँ पर जो सर्विस का टेन्योर होगा वो सिर्फ यहाँ पर 4 सालों के लिए होगा और कोई भी यहाँ पर लॉन्ग लाइफ हेल्थ बेनिफिट भी नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक मिथ वर्सेस फैक्ट का डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया है, तो उसमें क्या कुछ मेंशन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। To underline that the new scheme will not only bring in new capabilities but will also open up avenues in the private sector। और यहाँ पर जो यंग मैन हैं वो यहाँ पर एंटरप्रेन्योर्स भी बन सकते हैं क्योंकि उनको एक फाइनेंशियल पैकेज दिया जाएगा। जैसे कि सेवानिधि स्कीम में जब वो रिटायर होंगे तो उनको लगभग 11 लाख रुपए का एक लमसम पैकेज दिया जाएगा, तो इसको वो यूज़ कर सकते हैं, उनको बैंक से आसानी से लोन मिल सकता है। तो ऐसी कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएगी ताकि वो अपना स्टार्टअप खोल सकें या एंटरप्रेन्योर बन सकें। जो यहाँ पर सर्विस है वो सिर्फ 4 सालों की होगी। पेंशन का बेनिफिट रिमूव कर दिया गया है। कोई भी यहाँ पर लाइफ लॉन्ग हेल्थ केयर बेनिफिट नहीं दिया जाएगा फॉर द सोल्जर एंड हिज फैमिली। अंटिल नाउ अ सोल्जर हैड जॉब सिक्योरिटी फॉर अप्रॉक्सीमेटली 17 ईयर्स, लेकिन अग्निपथ स्कीम के अंदर सिर्फ यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए रिक्रूटमेंट हो, तो बेसिकली 4 ईयर्स के लिए रिक्रूट किया जाएगा। इन केस अ सोल्जर डाइड इन एक्शन द बेनिफिट्स कंटिन्यूड फॉर हिज फैमिली, लेकिन ऐसा इस स्कीम के अंतर्गत नहीं है। तो अग्निपथ स्कीम विल एंड दीज बेनिफिट्स। वन ऑफ द कोर बट अनसेड एम्स ऑफ द स्कीम इज टू कट डाउन द सोरिंग सैलरी एंड पेंशन बिल ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज। तो बेसिकली गवर्नमेंट का डिफेंस में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है, तो उसको कम करने के लिए ये एक स्टेप हो सकता है कि गवर्नमेंट ने इसीलिए यहाँ पर शॉर्ट टर्म रिक्रूटमेंट की तरफ गई है, क्योंकि बाद में यहाँ पर गवर्नमेंट को लॉन्ग टर्म पेंशन को बेयर करना पड़ता था, जिसकी वजह से एक्सचेकर को बहुत ज़्यादा कॉस्ट पड़ती थी। द अग्निवीर्स एज द सोल्जर्स विल बी कॉल्ड अंडर द 4-year अग्निपथ स्कीम विल बी पेड फॉर द टेन्योर एंड विल गेट अ लमसम अमाउंट ऑफ रुपीज़ 11.7 लाख एट द एंड ऑफ द सर्विस। और ये जो अमाउंट होगा ये यहाँ पर टैक्स फ्री होगा। लेकिन कोई भी कॉन्सेप्ट पेंशन का नहीं है, कोई भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर लाइफ लॉन्ग हेल्थ बेनिफिट्स का नहीं है। इन केस एन अग्निवीर डाइज वाइल इन सर्विस, तो जो फैमिली है उसको यहाँ पर 1 करोड़ रुपए दिया जाएगा इंक्लूडिंग इंश्योरेंस, एक्स ग्रेशिया एंड बैलेंस सैलरी, लेकिन ये सिर्फ यहाँ पर 1 टाइम पे आउट होगा। As the scheme envisages, all Agniveers will finish their 4-year tenure and then there will be fresh recruitment of 25% of the same pool। तो यहाँ पर अग्निवीर्स में से ही 25% को सेलेक्ट कर लिया जाएगा और उनको यहाँ पर लॉन्ग टर्म रिक्रूटमेंट के लिए अलॉट कर दिया जाएगा। They will continue in the services for 15 more years and will get pension and the health benefits existing today। तो इस पूल में से जो 25% को सेलेक्ट किया जाएगा उनको यहाँ पर पेंशन बेनिफिट्स मिलेंगे और हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे, लेकिन एज सच यहाँ पर अग्निवीर्स को ऐसे कोई बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। Those wishing to be entrepreneurs, the sources said, will get a financial package and bank loans, and those wishing to study further will be given 12th class equivalent certificate and bridging courses for further studies। तो यहाँ पर कुछ चेंजेस ये किए गए हैं। फॉर एग्जांपल 12th क्लास इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा, जो भी यहाँ पर 4 साल में जो भी स्किल्स एक्वायर किए हैं उनको यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया जाएगा। फॉर जॉब सीकर्स द गवर्नमेंट हैज़ ऑलरेडी सेड दे विल गेट प्रायोरिटी इन द CAPF, और कुछ बीजेपी रूल्ड स्टेट्स ने ये भी कहा है कि पुलिस रिक्रूटमेंट में भी इन्हें प्रेफरेंस दी जाएगी। तो ये कुछ इश्यूज थे जो कि हमने डिस्कस कर लिए, क्या प्रोविजंस है वो भी हमने डिस्कस कर लिए। इट हैज़ नॉट बीन पॉसिबल टू अंडरटेक द रिक्रूटमेंट ड्यूरिंग द लास्ट 2 ईयर्स, जिसकी वजह से यहाँ पर 2 साल के लिए एज रिलैक्सेशन दिया गया है। अब हम नेक्स्ट न्यूज़ डिस्कस करते हैं। नो डिमोलिशन विदाउट ड्यू प्रोसेस, द रूल ऑफ लॉ हैज़ टू प्रिवेल। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट सीक्स यूपी रिस्पॉन्स।
तो जो यहाँ पर यूपी में डिमोलिशन ड्राइव हुई है वहाँ पर रूल ऑफ लॉ को फॉलो नहीं किया गया है, तो यही यहाँ पर कोर्ट का कहना है दैट द रूल ऑफ लॉ हैज़ टू प्रिवेल एंड नो डिमोलिशन कैन टेक प्लेस विदाउट फॉलोइंग द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। एक इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। यहाँ पर एक मोनेस्ट्री की बात की गई, तो ये कहाँ पर लोकेटेड है, तो मंगोलिया में है। नाम है गैंडेन टेकचेनलिंग मोनेस्ट्री। तो गैंडेन टेकचेनलिंग मोनेस्ट्री कहाँ पर है, मंगोलिया में। NIOS टू लॉन्च स्पेशल कोर्सेज फॉर अग्निवीर्स हु हैव क्लियर्ड क्लास 10th। तो NIOS जो कि ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है, तो वो यहाँ पर स्पेशल कोर्सेज, कस्टमाइज्ड कोर्सेज लॉन्च करेगा टू हेल्प अग्निवीर जो भी यहाँ पर मैट्रिकुलेशन पास करके आए हैं टू ऑब्टेन क्लास 12th पास सर्टिफिकेट्स। तो स्टेटमेंट इशूड बाय द एजुकेशन मिनिस्ट्री सेड द सर्टिफिकेट्स टू बी इशूड बाय द NIOS विल बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर हायर एजुकेशन एज वेल एज एम्प्लॉयमेंट। और डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी ने अपने ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन जो कि है यहाँ पर NIOS, तो बेसिकली यहाँ पर क्लास 12th इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट उनको मिल जाएगा। तो ये एक प्रोविज़न इंश्योर किया गया है। इंडिया आसियान कॉन्क्लेव, तो इंडिया आसियान कॉन्क्लेव कैसे कैसे स्टार्ट हुआ तो देख लेते हैं एक बार। आसियान 10 नेशन ग्रुपिंग है और मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ग्रुपिंग्स है साउथ ईस्ट एशिया में। इंडिया और भी बहुत से कंट्रीज जैसे कि US, चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया इसके डायलॉग पार्टनर्स हैं। आसियान इंडिया डायलॉग रिलेशंस स्टार्टेड विद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए सेक्टोरल पार्टनरशिप, फिर उसको ग्रेजुएट किया गया टू फुल डायलॉग पार्टनरशिप और बाद में ये कन्वर्ट हो गई समिट लेवल पार्टनरशिप। तो पहले ये सेक्टोरल पार्टनरशिप थी, फिर ये हुई यहाँ पर डायलॉग पार्टनरशिप एंड देन इट इंक्रीज टू समिट लेवल पार्टनरशिप। इंडिया इज होस्टिंग द 2-day कॉन्क्लेव टू मार्क द 30th एनिवर्सरी ऑफ इट्स रिलेशन विद द 10 नेशन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 30th एनिवर्सरी मार्क की जा रही है इस ईयर। Jaishankar said that India fully supports a strong, unified and prosperous ASEAN with a central role in the Indo-Pacific। और फिर यहाँ पर मल्टीलेटरलिज्म के प्रिंसिपल्स को कमिट करना है और यहाँ पर जो यूनाइटेड नेशंस का चार्टर उसको फॉलो करना है, जो यहाँ पर UN क्लॉज है उसको फॉलो करना है। तो ये सब सारी बातें यहाँ पर बोली गई हैं जो कि आपको पता होना चाहिए, आंसर राइटिंग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रयागराज डिमोलिशन फॉल्स फाउल ऑफ इलाहाबाद हाईकोर्ट ऑर्डर। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर जो था एक बार हम वो डिस्कस कर लेते हैं। प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटीज डिसीजन टू डिमोलिश पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, और यहाँ पर सिर्फ 1 दिन का नोटिस दिया गया था और यहाँ पर जो अपील का पीरियड होता है 30 दिन का, उतने टाइम तक भी नहीं रुका गया और दूसरे दिन ही यहाँ पर डिमोलिश कर दिया गया। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की रूलिंग ये थी विच इश्यूड अ डायरेक्टिव टू उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट टू अलाउ अ 30-day विंडो फ्रॉम इशूइंग अ नोटिस, कि आपने एक बार नोटिस दिया उसके बाद आपको 30 दिन तक वेट करना है कोई भी एक्शन लेने से पहले। शुड वेट फ्रॉम टेकिंग एनी एक्शन फॉर एक्चुअल डिमोलिशन टिल द स्टैट्यूटरी पीरियड ऑफ अपील कम्स टू एन एंड। तो यहाँ पर जो स्टैट्यूटरी पीरियड ऑफ अपील है अकॉर्डिंग टू द यूपी एक्ट वो यहाँ पर 30 सालों का है, 30 दिन का है। तो 30 दिनों तक यहाँ पर वेट करना जरूरी होता है। तो डायरेक्शंस इन द केस हैव नॉट बीन फॉलोड बाय द स्टेट, देयर इज एन अपरेंट वायलेशन ऑफ द लॉ इन टेकिंग एक्शन बिफोर 30 days ऑफ सर्विंग द नोटिस। तो यहाँ पर 30 days का वेट करना होता है, जो कि नहीं किया गया इस केस में। एक दिन पहले नोटिस दिया गया और दूसरे दिन पहले ही यहाँ पर डिमोलिश कर दिया गया। तो इन द अब्बास अंसारी रूलिंग द कोर्ट एक्नॉलेज दैट द यूपी गवर्नमेंट इज कैरिंग आउट डिमोलिशंस विदाउट अलाउइंग प्रॉपर्टी ओनर्स द टाइम टू अपील इन सेवरल इंस्टांसेस। Till the disposal of the interim application filed in the statutory appeals authority should not take any steps for executing the demolition orders। तो जब तक यहाँ पर अपील का टाइम नहीं पूरा हो जाता है, जब तक यहाँ पर नोटिस के बाद 30 दिनों का टाइम पीरियड नहीं खत्म हो जाता है, तब तक यहाँ पर आप कोई एक्शन नहीं ले सकते हो। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट की रूलिंग थी, लेकिन इस रूलिंग को यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या किया गया है, ब्रीच किया गया इस रूलिंग को। नेक्स्ट है इन हार्मनी दरगाह शिफ्टेड शिखर सेट PM टू अनफोल्ड फ्लैग अटॉप टेम्पल। ये हम डिस्कस करेंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल इनॉग्रेट द रीडेवलप्ड कालिका माता टेम्पल अटॉप पावगढ़ हिल इन गुजरात पंचमहल डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पर कालिका माता टेम्पल को जो रीडेवलप किया गया है प्राइम मिनिस्टर उसको इनॉग्रेट करेंगे। ये 11th सेंचुरी टेम्पल कॉम्प्लेक्स है जिसमें कि एक दरगाह भी है। तो विच हाउसेज अ दरगाह इज एन एग्जाम्पल ऑफ हार्मनी ऑफ फेथ इन इटसेल्फ। According to the temple trust, for the first time the temple will have a शिखर। तो जहाँ पर शिखर बनाया गया उससे पहले वहाँ पर दरगाह थी। तो where the हजरत सदान शाह वाली पीर दरगाह अर्लियर स्टूड, लेकिन यहाँ पर जो दरगाह है उसको यहाँ पर रीलोकेट कर दिया गया है और वहाँ पर शिखर बना दिया गया है। The UNESCO has designated चंपनेर पावगढ़ एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो चंपनेर पावगढ़ है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। कॉलिंग इट द ओनली कंप्लीट एंड अनचेंज इस्लामिक प्री मुगल सिटी। इट इज़ बिलीव दैट इन द 15th सेंचुरी जो सुल्तान महमूद बेगदा थे उन्होंने चंपनेर को कॉन्कर कर लिया था और उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो शिखर था टेम्पल का उसको यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया गया और वहाँ पर एक दरगाह बना दी गई, जिसकी वजह से जो गॉडेस का आइडल था वो थोड़ा नीचे लेवल पर आ गया। फिर रीडेवलपमेंट में इंश्योर किया गया है जो गॉडेस का आइडल है वो ऊपर वाली पोजीशन पर आए ताकि यहाँ पर जो डिवोटीज हैं वो क्लियरली देख सकें उसे। कैन सी द डेटी एट द आई लेवल।
जो गर्भागृह है वो वैसा का वैसा ही है, गर्भागृह को यहाँ पर कोई टच नहीं किया गया है। किससे बनाया गया है? तो रेड सैंडस्टोन से बनाया गया है। तो पहाड़पुर रेड सैंडस्टोन फ्रॉम द राजस्थान, द सेम टाइप ऑफ स्टोन जो कि यूज़ किया जा रहा है राम टेम्पल इन अयोध्या को बिल्ड करने के लिए। द दरगाह सिचुएटेड अटॉप द गर्भागृह ऑफ महाकाली टेम्पल फॉर सेंचुरीज, उसको शिफ्ट कर दिया गया है 50 फीट दूरी पर। द साइट वेयर द दरगाह स्टूड अर्लियर मेड वे फॉर द शिखर, तो जब यहाँ पर दरगाह को शिफ्ट किया गया तो वहाँ पर शिखर बना दिया गया और यहाँ पर एक गोल्ड प्लेटेड कलश बना दिया गया है। अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे ब्लैक डेथ। तो जो प्लेग की वजह से डेथ होती है उसको यहाँ पर रेफर किया गया है ब्लैक डेथ। ब्लैक डेथ किसकी वजह से होती है? तो बैक्टीरियम यर्सीनिया पेस्टिस की वजह से होती है प्लेग, और जिसकी वजह से होती है ब्लैक डेथ। तो ब्लैक डेथ और द बबोनिक प्लेग दैट किल्ड मिलियंस अक्रॉस वेस्टर्न एशिया, नॉर्दर्न अफ्रीका, मिडिल ईस्ट एंड यूरोप ड्यूरिंग 1346 एंड 53। अब ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ? तो जो मॉडर्न डे किर्गिस्तान है वहाँ से ओरिजिनेट हुआ था ये बबोनिक प्लेग। The pandemic, it is generally understood that why pestis was spread by fleas carried by rodent host। तो rodent host थे और कैरी किए किसके द्वारा किए जाते थे? बाई फ्लीज। और एक बार ये ह्यूमंस में स्प्रेड हो गया तो उसके बाद ये फ्लीज के थ्रू भी स्प्रेड होने लगे और ह्यूमन के थ्रू द रेस्पिरेटरी सिस्टम भी यहाँ पर ये स्प्रेड होने लग गए। Contemporaries who wrote about the epidemic often described the buboes as the distinguishing clinical feature। अब ये बुबूज क्या होते हैं? ये बेसिकली इन्फ्लेम्ड लिम्फ नोड्स होते हैं, इसीलिए इसको बबोनिक प्लेग कहा जाता है। जेनेटिक एनालिसिस से ये पता चला है जो मॉडर्न स्ट्रेन है बैक्टीरियम के और जो एंशियंट स्ट्रेन है, अगर उसको कंपेयर किया जाए तो ये समझ में आ रहा है कि ये जो ओरिजिनेट हुआ था ये हुआ था तियान शाह माउंटेन से, जो कि किर्गिस्तान में है, टू वेयर द एंशियंट स्ट्रेन वाज फाउंड। दिस इंडिकेटेड दैट इसेक कुल वाज वेयर द ब्लैक डेथ सोर्स स्ट्रेन केम फ्रॉम। तो ये बेसिकली इसेक कुल या तियान शान ये सब किर्गिस्तान में है। तो बेसिकली जो प्लेग का ओरिजिनेशन हुआ था वो यहाँ पर हुआ था किर्गिस्तान से। फेड रेट हाइक एंड इम्प्लीकेशंस, तो ये कल भी हमने डिस्कस किया था, ये ऐसा जितना लंबा टॉपिक नहीं है, बस यहाँ पर क्या किया है, जो यूएस की फेडरल रिजर्व है उसने यहाँ पर इंटरेस्ट रेट को हाइक कर दिया गया है। अब इंटरेस्ट रेट को हाइक किया है क्योंकि इन्फ्लेशन को काउंटर करना है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो रखा है यूएस में। अब इसकी वजह से इंडिया के ऊपर क्या इम्प्लीकेशंस होंगे? तो एक्सपर्ट्स का ये कहना है जो फेड रेट हाइक हुई है उसकी वजह से जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो भी अपनी रेट हाइक करेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पहले से ही रेट हाइक कर रहा है लेकिन हो सकता है इसके बाद और ज़्यादा करे। तो इकोनॉमिस्ट हु हैड बीन एक्सपेक्टिंग एन एडिशनल rate hike of 75 to 100 basis points over the next 3 quarters in India now say the RBI could go for additional rate hike of up to 125 basis points। अब इसकी वजह से जो जीडीपी ग्रोथ है, जीडीपी ग्रोथ को इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर सस्ते में लोन्स नहीं मिल पाएंगे, इकोनॉमी ग्रो नहीं हो पाएगी क्योंकि इन्फ्लेशन को यहाँ पर काउंटर करना है। अगर यहाँ पर जो यूएस है वहाँ पर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो उसका मतलब ये है कि इंडिया से आउटफ्लो ऑफ फंड्स होगा, इंडिया से आउटफ्लो ऑफ फंड्स होगा तो उसका मतलब ये भी है कि डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी होगा। तो ये कुछ इंपैक्ट्स हैं जो कि हमें इंडिया में देखने को मिलेंगे। 2 years आफ्टर गलवान क्लैश वेयर इंडिया चाइना रिलेशंस स्टैंड टुडे। तो उसके बाद क्या हुआ था? गलवान क्लैश के बाद बहुत सारी जो कंपनीज हैं चाइना की उसको इंडिया में बैन कर दिया गया था। फॉर एग्जांपल टिकटॉक, तो टिकटॉक को यहाँ पर ओन करता था टेंसेंट जो कि चाइनीज़ टेक एंटरटेनमेंट जाइंट है, फिर यहाँ पर टिकटॉक को बैन कर दिया गया। ऐसे ही बहुत सारे ऐप्स को बैन कर दिया गया। तो टेंसेंट द चाइनीज़ टेक entertainment giant recently bought a stake in Flipkart even while several apps linked to it such as TikTok remain banned in India। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है ब्रिक समिट अटेंड करेंगे लेकिन वो यहाँ पर वर्चुअल फॉर्मेट में ही अटेंड करेंगे। दिस वीक बीजिंग ऑल्सो लिफ्टेड अ 2-year कोविड बैन ऑन वीजाज टू इंडियन प्रोफेशनल्स। तो इंडियन प्रोफेशनल्स जो हैं वो अब यहाँ पर चाइना जा सकते हैं। इट हैज़ ऑल्सो इंडिकेटेड दैट इट इज़ प्रोसेसिंग वीजाज ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स जो कि वापस आ गए थे लेकिन अब वो अपनी पढ़ाई करने के लिए वापस जा सकते हैं चाइना में। अलॉन्ग साइड इंडिया इज स्टेप्ड अप इट्स एंगेजमेंट विद द क्वाड। तो क्वाड के साथ हमारी एंगेजमेंट बढ़ी है। कुछ एरियाज़ में रिजोल्यूशन अभी नहीं हुआ है, फॉर एग्जांपल देपसांग प्लेन्स, हॉट स्प्रिंग्स एंड देमचोक। तो जो चाइनीज़ ट्रूप्स हैं वो अभी भी इंडियन सोल्जर्स को प्रिवेंट कर रहे हैं कि हम पेट्रोलिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ 3 एरियाज़ हैं जो कि अभी भी यहाँ पर स्टैंड ऑफ बना हुआ है, देपसांग प्लेन्स, हॉट स्प्रिंग्स एंड देमचोक। China has been building roads, living units and the entire villages at various parts of the LAC, but the build-up in Ladakh includes a 11-meter wide bridge। तो यहाँ पर चाइना एक ब्रिज बना रहा है, चाइना यहाँ पर एंटायर विलेजेस बना रहा है और अपनी पॉपुलेशन को वहाँ पर सेटल कर रहा है। आगे चलते हैं हम कांग्रेस इन इट्स लेब्रिनिथ, ये हम डिस्कस नहीं करेंगे, बिल्कुल इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है हमारे लिए। नेक्स्ट इन द शेडो ऑफ सैंक्शंस, तो ये इंडिया ईरान रिलेशंस के बारे में है, तो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया आए हुए थे। तो ईरान फॉरेन मिनिस्टर 3-day विजिट टू इंडिया लास्ट वीक वाज द फर्स्ट मिनिस्टेरियल लेवल विजिट जब से यहाँ पर ईरान के नए प्रेसिडेंट्स बने हैं जो कि हैं इब्राहिम राइसी। इन कीपिंग विद द एशिया ओरिएंटेड फॉरेन पॉलिसी ऑफ द राइसी गवर्नमेंट, यहाँ पर जो फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने विजिट किया मॉस्को को, बीजिंग को और इंडिया को भी विजिट किया। द सैंक्शंस इम्पोज्ड बाय द यूएस ऑन ईरान,
तो जब JCPOA से US बाहर आ गया था और उसके बाद यहाँ पर ईरान ने भी विड्रॉ कर लिया, तो उसके बाद से US ने बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए ईरान के ऊपर। तो दिस में हैव वर्चुअली डिस्ट्रॉयड इंडिया ईरान ट्रेड, क्योंकि उसके बाद जो इंडिया एनर्जी इंपोर्ट करता था ईरान से वो नहीं कर सकता था, क्योंकि ऐसे में ट्रेड करना पॉसिबल नहीं है अगर यहाँ पर US ने सैंक्शंस लगा दिए थे। तेहरान डिक्लेरेशन साइन ड्यूरिंग फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी's विजिट टू ईरान अफर्म द शेयर्ड विजन ऑफ द टू कंट्रीज फॉर एन इक्विटेबल, प्लूरलिस्टिक एंड कोऑपरेटिव इंटरनेशनल ऑर्डर। तो तेहरान डिक्लेरेशन साइन हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी जी के दौरान, जो कि बात करता था इक्विटेबल, प्लूरलिस्टिक एंड कोऑपरेटिव इंटरनेशनल ऑर्डर की। 2 decades later, as India strengthens new partnership within its regional vision center on the Indo-Pacific and Iran deepens relation with China and Russia, तो ऐसे में ईरान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स के लिए। तो ओवर द लास्ट 3 decades सिंस द इमर्जेंस ऑफ द इंडिपेंडेंट लैंडलॉक्ड कंट्रीज इन सेंट्रल एशिया, तो सोवियत यूनियन, जब यहाँ पर सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ था, तो उसके बाद यहाँ पर जो नए कंट्रीज़ बने हैं, तो उन नए कंट्रीज़ तक अगर आपको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करनी है तो उसके लिए ईरान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ईरान हैज़ सॉट टू लेवरेज इट्स क्रॉस रोड जियोग्राफिकल लोकेशन स्ट्रैडलिंग द पर्शियन गल्फ एंड द कैस्पियन सी। इंडिया हैज़ कम टू सी इट एज लैंड्स ब्रिज टू सेंट्रल एशिया एंड यूरेशिया। तो इसके लिए इंडिया क्या कर रहा है, तो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यहाँ पर बिल्ड किया जा रहा है, चाहबार पोर्ट यहाँ पर बिल्ड किया जा रहा है, ताकि यहाँ पर जो कनेक्टिविटी है वो यहाँ पर इंश्योर की जाए। अब यहाँ पर US ने एक रेजोल्यूशन पर रिसेंटली वोटिंग कराई कि जो ईरान है उसको सेंस्योर किया जाना चाहिए एट द IAEA। ईरान ने इसमें अब्सटेन किया, तो इंडिया अब्सटेन्ड ड्यूरिंग द रीसेंट वोटिंग ऑन द रेजोल्यूशन बाय द US एंड इट्स एलाइज टू सेंस्योर ईरान एट द IAEA, क्योंकि इंडिया का यही कहना है कि डायलॉग के थ्रू प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, आपको यहाँ पर ईरान को सेंस्योर करने की ज़रूरत नहीं है। तो इंडिया ने अब्सटेन किया है। बाकी चाहबार पोर्ट आपको पता है। अब ऐसा भी मानना है जो चाहबार पोर्ट है वो इसीलिए बनाया जा रहा है ताकि यहाँ पर जो ग्वाडार पोर्ट चाइना बना रहा है उसको काउंटर करने के लिए, जो ग्वाडार पोर्ट पाकिस्तान में चाइना बना रहा है। लेकिन ईरान का ऐसा कहना बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पर हम चाइना को काउंटर करने के लिए चाहबार पोर्ट इंडिया को दिया है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा यहाँ पर ईरान का कहना है। Iran's Chabahar port, where India is developing 2 berths that it will lease for commercial operations for 10 years, is also a story of perseverance in the ties between the two countries. Tehran has maintained that Chabahar does not seek to rival Pakistan's Gwadar port being developed by China. तो ये यहाँ पर ईरान का ये कहना है कि जो चाहबार पोर्ट है वो यहाँ पर पाकिस्तान राइवल को लेकर ऐसे नहीं किया जा रहा है। बेसिकली यहाँ पर दोनों कंट्रीज़ में कनेक्टिविटी हो उसके लिए ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। तो आई होप आपको समझ आ गया हो इंडिया ईरान रिलेशंस। नेक्स्ट है प्रील्यूड टू 5G। अब 5G की स्पेक्ट्रम की ऑक्शनिंग होगी। ऑक्शनिंग ऑफ स्पेक्ट्रम के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस तो किए हैं। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने यहाँ पर क्या किया है, अ फेयर अमाउंट ऑफ स्पेक्ट्रम हैज़ बीन पुट अप फॉर द ऑक्शन। यूसेज चार्ज को कम कर दिया गया है, पेमेंट टर्म्स को ईज कर दिया गया है, इंस्टॉलमेंट में यहाँ पर पैसा दिया जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम अभी भी एक है, वो ये है कि रिजर्व प्राइस अभी भी बहुत ज़्यादा है। तो फॉर वन द रिजर्व प्राइस ऑफ स्पेक्ट्रम हैज़ बीन रिटेन्ड बाय द गवर्नमेंट डिस्पाइट डिमांड्स फ्रॉम द टेलीकॉम ऑपरेटर्स टू रिव्यू इट। अब यहाँ पर रिजर्व प्राइस ज़्यादा है, तो इसकी वजह से ऑथर ने ये बताया कि प्रॉब्लम ये होगी कि बहुत सारा स्पेक्ट्रम जो होगा बिकेगा नहीं। तो thus considering the high reserve price, there is a possibility that this band may remain unsold this time as well. As per some estimates, industry is likely to fork out around rupees 1.1 lakh crore in these auctions. लेकिन अगर यहाँ पर हाई रिजर्व प्राइस रखा गया तो उसकी वजह से बहुत सारे स्पेक्ट्रम जो है वो यहाँ पर अनसोल्ड रह जाएगा। हाउएवर कंसिडरिंग दैट द पेमेंट फॉर द स्पेक्ट्रम कैन बी स्प्रेड आउट ओवर 20 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, तो जिसकी वजह से यहाँ पर इमीडिएट कैश फ्लो कंसर्न्स नहीं आएंगे। और इसके अलावा 10 साल का टाइम पीरियड भी दिया जाएगा कि 10 साल के बाद भी अगर आपको यहाँ पर स्पेक्ट्रम जो है वो गिव अप करना है तो आप कर सकते हो, ये ऑप्शन दिया जाएगा। तो यहाँ पर कुछ चेंजेस तो किए गए लेकिन उसके बाद भी रिजर्व प्राइस ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट को यहाँ पर रिजर्व प्राइस भी कम करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द ऑथर। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जस्टिस मोर कंप्लीट। तो ये रिगार्डिंग डेथ पेनाल्टी आर्टिकल है कि डेथ पेनाल्टी को देने से पहले कौन कौन से फैक्टर्स को यहाँ पर ध्यान में रखना चाहिए। तो in a judgment delivered last month, the Supreme Court in Manoj and others versus State of MP embarked on a significant attempt to reform the administration of the death penalty. तो अगर डेथ पेनाल्टी दिया जाता है तो बेसिकली जो फैक्टर्स कंसिडर किए जाते हैं वो ये किया जाता है कि क्राइम कैसा है, उसकी ब्रुटैलिटी कैसी है। ये नहीं कंसिडर किया जाता है कि जो यहाँ पर अक्यूज्ड है उसकी मेंटल कंडीशन क्या थी, उसने ऐसा क्राइम क्यों किया, उसकी एज क्या थी, उसके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स क्या थे जिसकी वजह से उसने ये डिसीजन लिया। तो यहाँ पर जो अक्यूज्ड है उसकी भी सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल को देखने की ज़रूरत है कि किस फैक्टर्स के बेसिस पे वो ऐसा बन गया और उसने ऐसा क्राइम किया। ये बच्चन सिंह फ्रेमवर्क में बताया गया था और इस फ्रेमवर्क को रीइटरेट किया गया है फिर से। तो देयर हैज़ लॉन्ग बीन अ जुडिशियल क्राइसिस इन डेथ पेनाल्टी सेंटेंसिंग ऑन अकाउंट ऑफ अनप्रिंसिपल सेंटेंसिंग, आर्बिट्रेरीनेस एंड वरीइंग लेवल्स ऑफ सब्जेक्टिविटी। तो यहाँ पर बच्चन सिंह फ्रेमवर्क किससे रिलेटेड है? इन असेंस द रूलिंग ऑफ द 5 जज बेंच इन दिस केस लेड डाउन अ फ्रेमवर्क टू बी फॉलोड बाई जजेस। तो अगर जजेस को यहाँ पर चूज करना है लाइफ इम्प्रिजनमेंट और
डेथ सेंटेंस के बीच में तो जजेस कैसे चूज करेंगे, तो उसको लेकर यहाँ पर एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया गया था. दिस फ्रेमवर्क मेड इट बाइंडिंग फॉर द सेंटेंसिंग जजेस टू टेक इनटू अकाउंट फैक्टर्स रिलेटिंग टू बोथ द क्राइम एंड द अक्यूज्ड. तो जैसा कि मैंने आपको बताया, क्राइम की ब्रुटैलिटी के साथ साथ उतना ही इंपॉर्टेंट ये है कि अक्यूज की यहाँ पर साइकोलॉजिकल कंडीशंस क्या थी, सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल क्या थी. इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखने के बाद ही आप यहाँ पर डेथ पेनल्टी दोगे. तो जजेस कुड नॉट डिसाइड टू इम्पोज द डेथ पेनल्टी ओनली ऑन द बेसिस ऑफ क्राइम. यहाँ पर आपको अक्यूज के फैक्टर्स को भी डिसाइड करने की ज़रूरत है. तो बैकग्राउंड ऑफ द अक्यूज्ड, the personal circumstances, mental health and age were considered as a sentencing judge had to account for. तो बेसिकली ये सारे फैक्टर्स को भी यहाँ पर कंसिडर करने की ज़रूरत है, ऐसा बच्चन सिंह फ्रेमवर्क में बताया गया था. द 4th decade सिंस बच्चन सिंह फ्रेमवर्क, लेकिन उसके बाद भी बच्चन सिंह फ्रेमवर्क को आज भी फॉलो नहीं किया जा रहा है. द ट्रूथ ऑफ द मैटर इज दैट देयर इज अटर कन्फ्यूजन अक्रॉस ऑल लेवल्स ऑफ द जुडिशरी कि कैसे इस फ्रेमवर्क को इम्प्लीमेंट करना है. There has been very little discussion on bringing the socio-economic profile of death row prisoners. तो इसके लिए आपको इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी ताकि आपको यहाँ पर सोशियो-इकोनॉमिक प्रोफाइल पता हो. There is now empirical evidence that a vast majority of India's death row prisoners ज़्यादातर पुअर हैं और यहाँ पर उनके पास competent legal representation उनको नहीं मिलती है. In the last 4 decades, बच्चन सिंह framework without really addressing the measures that needs to be put in place to gather the information required to give effect to the verdict. तो यहाँ पर आपको इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी ताकि आप यहाँ पर accused के रिगार्डिंग डिटेल्स को कलेक्ट कर सको. The judgment is clear that certain procedural thresholds must be met for sentencing to be fair and explicitly rejects the idea. और डेथ सेंटेंस तभी देनी है जब यहाँ पर रिफॉर्म की गुंजाइश ही ना हो. अगर रिफॉर्म नहीं हो सकता है तभी यहाँ पर डेथ पेनल्टी दी जानी चाहिए. अ स्ट्राइकिंग पार्ट ऑफ द जजमेंट इज इट्स कमिटमेंट टू रिकॉग्नाइजिंग रिफॉर्मेशन इज इंटीग्रल टू द इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम. तो पहले आप रिफॉर्म करने की कोशिश करो, लेकिन अगर वो पर्सन बियॉन्ड रिफॉर्म है तभी यहाँ पर डेथ पेनल्टी देनी है. It asked the state and sentencing judges to establish that there is no probability of reformation of the accused. तो जब तक यहाँ पर probability है कि वो reform हो सकता है, यहाँ पर death penalty को नहीं देना है. The verdict recognizes that aspects of the accused life, both pre-offense and post-offense in prison, are relevant. तो यहाँ पर उसकी जो भी socio-economic profile है, उसकी psychological conditions, उनकी mental conditions, उस सबको यहाँ पर consider करने की ज़रूरत है. The Supreme Court will have to provide a rigorous normative basis for consideration of these factors. और foundations नहीं है तो foundation को बनाने के लिए यहाँ पर डेथ पेनल्टी का जो फ्रेमवर्क है उसको लेकर यहाँ पर कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है. अब तो हमारे पास ये भी एविडेंस है कि कोई भी इंसान क्रिमिनल बाई बर्थ नहीं होता है, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स प्ले में होते हैं जिसकी वजह से कोई इंसान यहाँ पर क्रिमिनल बनता है. तो देयर इज नाउ ओवरवेलमिंग एविडेंस फ्रॉम साइकोलॉजी दैट क्रिमिनलिटी कांट जस्ट बी रिड्यूस टू टेरिबल डिसीजेस बाई इंडिविजुअल्स इन द एक्सरसाइज ऑफ द फ्री विल. जो भी हमारे एक्शंस होते हैं वो रिजल्ट होता है ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर्स. दैट अंडरस्टैंडिंग हैज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट बेयरिंग ऑन डिस्कशंस ऑन क्रिमिनलिटी एंड पनिशमेंट. तो बेसिकली जो भी इंसान एक्शन लेता है वो अपनी साइकोलॉजिकल सोशल फैक्टर्स की वजह से लेता है. हमें लगता है हम फ्री विल के ऊपर यहाँ पर एक्शन ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक्चुअली फ्री विल होता नहीं है. हम कैसे डेवलप हुए हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे कोई भी एक्शंस होते हैं. आगे हम चलते हैं. लीडर्स प्लेज आर्म्स EU पाथ फॉर यूक्रेन. तो यहाँ पर जर्मन के चांसलर हैं, इसके अलावा फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं. तो 4 यूरोपियन लीडर्स एक्सप्रेस देयर सपोर्ट फॉर यूक्रेन ऑन थर्सडे व्हाइल मीटिंग विद प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की. द विजिट कैरीज हैवी सिंबॉलिक वेट क्योंकि यहाँ पर लीडर्स ऑफ फ्रांस, जर्मनी, इटली हैव फेस्ड क्रिटिसिज्म फॉर कंटिन्यूइंग टू एंगेज विद पुतिन. और ये लोग यूक्रेन को इतना सपोर्ट नहीं प्रोवाइड कर रहे थे, लेकिन अब इनकी भी विजिट हुई है टू यूक्रेन. यहाँ पर ये जो फॉरेन मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, बिलावल भुट्टो जरदारी, उनका ये कहना है कि इंडिया के साथ हमें एंगेज करने की ज़रूरत है क्योंकि पाकिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा आइसोलेट हो चुका है और इंटरनेशनली आइसोलेट और डिसएंगेज हो चुका है. तो ऐसे में यहाँ पर पाकिस्तान को अपने रिलेशंस इंप्रूव करने की ज़रूरत है. इकॉनमी पेज पर ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है. 2018 में स्विट्ज़रलैंड के साथ हमारा एक एग्रीमेंट हुआ था. तो वो पैक्ट ये था एज पार्ट ऑफ अ टैक्स इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज पैक्ट बिटवीन इंडिया एंड स्विट्ज़रलैंड. जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है इंडियन रेसिडेंट्स की और जिनके भी यहाँ पर स्विस बैंक में अकाउंट्स हैं, वो यहाँ पर स्विट्ज़रलैंड को इंडिया के साथ शेयर करने पड़ेंगे. लेकिन वो 2018 के बाद के ही शेयर करने, उससे पहले के नहीं शेयर करने हैं. तो एज पार्ट ऑफ अ टैक्स इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज पैक्ट बिटवीन इंडिया एंड स्विट्ज़रलैंड, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑन इंडियन रेसिडेंट्स विद अकाउंट्स इन स्विस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सिंस 2018 इज शेयर्ड विद इंडिया. तो डिपॉजिट्स कैसे हुए हैं तो यहाँ पर बताया गया 2016 से लेकर 2021 तक कैसा यहाँ पर ग्राफ रहा. आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आ गया हो. इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.